माय फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट कॉल मी सर, ठीक है, बिकॉज आई एम नॉट अ टीचर और अ प्रोफेसर। कॉल मी सागर भाई, ठीक है। तो मुझे दोस्त बोलिए यार, या भाई बोलिए, ठीक है। मैं आपका या तो बड़ा भाई होऊंगा या फिर छोटा भाई होऊंगा या फिर दोस्त। मुझे सर का उपाधि मत दीजिए, ठीक है। क्योंकि सर में बहुत फॉर्मेलिटीज होती हैं, बहुत रिस्पेक्ट होता है, आदर होता है, और मैं कोई फॉर्मेलिटीज और रिस्पेक्ट नहीं निभाता हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं झूठ मूठ का वो उपाधि नहीं लेना चाहता जिसके मैं लायक नहीं हूँ अभी, ठीक है। ना मेरे पास नेट की डिग्री है, ना मेरे पास जेआरएफ की डिग्री है, ना मेरे पास सीआरई की डिग्री है, ठीक है। चलिए, तो आज झारखंड हाईकोर्ट असिस्टेंट सॉरी सिविल कोर्ट असिस्टेंट क्लर्क का एग्जाम का हम लोग करेंगे जीके 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। बट उससे पहले एक नोटिस है जो आया हुआ है आज के पेपर में, ठीक है। मैं जल्दी से करवा के आज काम खत्म कर दूंगा, ये बहुत सारा काम है। देखिए, तीन जजों की, एक मिनट, हाँ, तीन जजों की पीठ, ठीक है, जूरिस जिसको बोलते हैं, जूरी, नंबर ऑफ जज जिसमें ज्यादा होते हैं उसको जूरिस बोला जाता है। तो तीन जजों की पीठ ने 44 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद जेपीएससी और जेएसएससी की दलील को सही ठहराया। अरे भाई, स्टूडेंट का सपोर्ट गायब, क्या हो गया? तो राज्य में होने वाली नियुक्ति में जितना भी होने वाला वैकेंसी का फॉर्म भरवाया है जेएसएससी और जेपीएससी, क्या बोला गया है? नियुक्तियों में विज्ञापन की अंतिम तिथि के बाद बने जाति प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे, हाई कोर्ट, ठीक है। मतलब जब 2020 में उत्पाद सिपाही का फॉर्म भरवाया, सॉरी कब भराया था जी? 23 में भराया ना? हाँ, नहीं 19 में एक बार फॉर्म भराया, फिर बाद में भराया, डेट भी भूल जाता है, इतना बार फॉर्म भराया, रिजेक्ट किया फॉर्म भरा ना कि आदमी डेट भी भूल जाता है। आरक्षी का फॉर्म भराया, क्लर्क वाला फॉर्म भराया, क्षेत्र कार्यकर्ता का फॉर्म भराया है, ठीक है, एलडीसी वाला फॉर्म भराया है, उसके अलावा सीजीएल का फॉर्म भराया है, टेक्निकल सीजीएल का फॉर्म भराया है, ठीक है। जेपीएससी में सीडीपीओ का फॉर्म भराया है, लेडी सुपरवाइजर का फॉर्म भराया है। जितना भी तमाम प्रकार के फॉर्म जेएसएससी ने भरा है, अगर उसके बाद आप उससे पहले अगर आप आवासीय जाति रेडी कर लिए हैं तब तो फिर सही है, लेकिन उसके बाद का जब आवासीय जाति दीजिएगा तो आपको एज अ जनरल कैंडिडेट ठहराया जाएगा, आपको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। ये चीज इसमें बोला गया है, ठीक है, पढ़ लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो पढ़ लीजिएगा, इसको मैं दे दिया ताकि इम्पोर्टेंट था, ठीक है। और ये झारखंड हाईकोर्ट में भी वही दलील आपका झारखंड हाईकोर्ट में भी काम देगा कि ये जो फॉर्म आया था ना आपका, अप्रैल में आया था, मार्च अप्रैल 2024 में, तो अगर आप उसके बाद आवासीय जाति आय बनवाए हैं तब तो काम नहीं देगा, लेकिन उसके पहले वाला अगर आपके पास है तो वही काम देगा। समझ रहे हैं बात को, ठीक है। चलिए, यही था, और शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हम लोग आज केवल करेंगे 50 जीके, ठीक है, जिसमें आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, स्टैटिक्स और करंट अफेयर्स, पॉलिटिकल सब से रिलेटेड है। 50 बेसिक्स क्वेश्चन। चलिए, और ऑलरेडी हमारे ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। 13 सेट ऑलरेडी अपलोड है, ठीक है, जो कि काफी है। क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर, ठीक है, 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। कहां से निकलती है? तो गंगोत्री से निकलती है, उत्तराखंड में, ठीक है। और गंगा भारत की नेशनल रिवर भी है, राष्ट्रीय नदी भी है, झारखंड में साहेबगंज से होकर गुजरती है। चलिए, अगला क्वेश्चन, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? द सहारा डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट? तो देखिए, 7 गो महादेश हैं, आप सभी को मालूम है, जिसमें से सबसे विश्व का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वह सहारा में स्थित है, ठीक है। सहारा मरुस्थल कहाँ पे है? ये अफ्रीका में है, ठीक है। अफ्रीका में भी कहा? तो अफ्रीका में देखिए, अफ्रीका को बांटा गया है, डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो यह आपका नॉर्थ अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका में, और यह बहुत गर्म भी है, ठीक है। और अफ्रीका के लोग इसीलिए काले पाए जाते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा सनलाइट आता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। और इसके अलावा भारत में जो रेगिस्तान पाया जाता है, जो आपका गुजरात और सबसे ज्यादा राजस्थान के एरिया में पाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थार रेगिस्तान, ठीक है। थार डेजर्ट हमारे यहाँ पे पाया जाता है, और विश्व का सबसे बड़ा है सहारा, सहारा मरुस्थल, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। डेंजर जोन, ठीक है, रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है? तो डेंजर जोन किससे संबंधित है? ये जो है आपका डेंजर जोन, ये ज्वालामुखी से संबंधित है, ठीक है, ज्वालामुखी से संबंधित है। और प्रशांत जो महासागर है, इसके चारों ओर सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है।
उसका भूकंप का क्षेत्र है, इसी को बोला जाता है डेंजर जोन। ठीक है, कहाँ से? प्रशांत महासागर से रिलेटेड है, वहां के चारों ओर भूकंप एक्टिव वोल्केनो उनको कहा जाता है। ठीक है, और प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, आप सबको मालूम है। वहीं अगर पूछे कि किस महासागर का नाम भारत देश के नाम पे रखा गया है, तो हिंद महासागर का नाम भारत देश के नाम पे रखा गया है। वहीं सबसे ज्यादा जो डीपेस्ट पॉइंट है, सबसे ज्यादा गहराई, विश्व की सबसे ज्यादा गहरी, वह प्रशांत महासागर में ही स्थित है। उसका नाम है मारियाना ट्रेंच, जो 11,033 मीटर गहरा है। ठीक है, मतलब 11 किलोमीटर पृथ्वी से नीचे गहरा। ठीक है, 11,033 मीटर गहरा है, मारियाना ट्रेंच के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जितना मुझे याद है सब कुछ बताते जाऊंगा। भारत में चिल्का झील कहाँ पाया जाता है? तो INS चिल्का ओडिशा में स्थित है, यहीं पे इंडियन नेवी की ट्रेनिंग भी होती है। ठीक है, चिल्का झील, और भारत में सबसे खारे पानी के झील के लिए जाना जाता है। ठीक है, चिल्का चिल्का लेक भारत का सबसे खारे पानी है। कहाँ पे है? ओडिशा में है। ओडिशा में एक डैम भी है, हीराकुंड बांध, जो कि बहुत फेमस है, हीराकुंड बांध। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सबसे अधिक क्षेत्रफल किस देश का है? तो सबको मालूम है, रूस का है, रसिया। इसको लेकर लड़कों में एक अफवाह फैला रहता है, 5,000 7,000। चलिए मैं मजाक कर रहा हूँ। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक क्षेत्रफल किस देश का है? रूस का है। ठीक है, रसिया का है। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, और सबसे ज्यादा बाउंड्री किसके पास है? तो कनाडा के पास सबसे ज्यादा बाउंड्रीज है। किस देश के साथ सबसे ज्यादा सीमाएं लगती हैं? तो कनाडा देश के साथ सबसे ज्यादा सीमाएं लगती हैं, चाइना के साथ भी लगती है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। और सबको तो मालूम ही होगा, कनाडा का राजधानी ओटावा, चीन का बीजिंग, अमेरिका का वाशिंगटन DC, रूस का मॉस्को। एक मूवी सॉरी एक आई थी वेब सीरीज, उनका नाम होगा मनी हेस्ट, अगर आपने देखा होगा तो मुझे लगता है हर कोई देखे होंगे ना। मनी हेस्ट में सबका जो नाम है कैपिटल के नाम पे रखा गया था। गजब। प्रोफेसर, मुझे तो सबसे ज्यादा फेमस लगा प्रोफेसर का बड़ा भाई। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? व्हाट इज द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट? ठीक है, देखिए नॉर्मल सा क्वेश्चन है, राइट आंसर कीजिए क्या है? तो 8,848.86। ठीक है, ऑप्शन है 8,848.86। आप इसको भी इस तरह से भी पकड़ सकते हैं कि भाई ये पॉइंट में दिया है। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा हिंट होता है कभी कभी एग्जाम में करने का। ठीक है, चलिए, और ये जो माउंट एवरेस्ट है इसको नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या नाम से जाना जाता है? सागर माथा, माथा के दर्द। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये कहाँ पे स्थित है? दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है और यह एक महादेश भी है। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ, इसको मतलब ऑस्ट्रेलिया की एक जगह है क्वींसलैंड, वहीं पे ये पाया जाता है, उसी के समुद्र के तट पे। ग्रेट बैरियर रीफ जो जनरली आपको समुद्र में ही मिलता है। ठीक है, कोरल रीफ नाम सुने होंगे। वहीं एक क्वेश्चन आता है कि मैंग्रोव वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, मैंग्रोव वन, तो मैंग्रोव वन इसी से जुड़ा हुआ है। मैंग्रोव वन जो है भारत में कहाँ पे पाए जाते हैं? तो यह सुंदरवन डेल्टा के किनारे पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक आता है कि प्रवाल भित्ति कहाँ पर पाया जाता है? इसी से क्वेश्चन है, प्रवाल भित्ति कहाँ से पाया जाता है? तो प्रवाल भित्ति जो है समुद्री जीवों के ऊपर बना हुआ जो टापू होता है उसको प्रवाल भित्ति कहा जाता है। ठीक है, कोरल रीफ इंग्लिश में बोलते हैं, प्रवाल भित्ति। और यह पूरा का पूरा लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति से बना है। क्या बात करते हो, सही बात कर रहे हैं। मतलब लक्षद्वीप समुद्र जीवों के एथिस बना है। हाँ भाई, ऐसा मतलब माना जाता है। ठीक है, तो लक्षद्वीप। चलिए आगे देख लेते हैं। हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय जो है एक फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, फोल्ड माउंटेन है। कहाँ गया फोल्ड माउंटेन? फोल्ड माउंटेन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय एक फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, और टेक्टोनिक प्लेटों के टक्कर से बना था। अगर आपको मालूम होगा वो हिस्ट्री अगर आप पढ़े होंगे ज्योग्राफी वाला, कि पहले जब टेथिस सागर था तो फिर टकराया और उसके कारण ही हिमालय पर्वत बना था। ठीक है, आपस में टकरा गया इस कारण। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं हमारा, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो अभी हमने बात किया राजस्थान में, हालांकि कुछ इलाका इसका गुजरात में भी पड़ता है। ठीक है,
थार मरुस्थल। वहीं अगर पूछ ले कि भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान कहाँ पे है, तो देखिए राजस्थान का ही एक जगह है जिसका नाम है बीकानेर और जैसलमेर। नाम सुने होंगे डेफिनेटली, ठीक है। बीकानेर और जैसलमेर नाम के जो जगह है, यहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है, ठीक है, बीकानेर और जैसलमेर। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी का कुल जल का कितना प्रतिशत मीठा जल है? तो पृथ्वी का कुल जल का कितना प्रतिशत मीठा जल है? ओनली 2.5% जल जो है पीने योग्य पानी है, ठीक है, फ्रेश वाटर है। बाकी सब क्या है? तो बाकी सब खारा पानी है, ठीक है। और वहीं इससे ही एक रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि पूरे विश्व का भारत कितना प्रतिशत हिस्सा रखता है, ठीक है। तो जितना एरिया आता है, ठीक है, वर्ल्ड का, पूरे भूमि का कितना 2.5%। विश्व में जितना भूमि है पूरे उसका 2.42%, 2.42% जो है विश्व में भारत का हिस्सा क्या है? 2.42। एंड सेम कॉन्सिडेंट होता है झारखंड के साथ कि झारखंड जो है भारत का 2.42% है, ठीक है। झारखंड भारत का 2.42% है। ये सेम कोइंसिडेंट होता है, संयोग की बात है कि भारत झारखंड का उतना ही है जितना विश्व में भारत का स्थान है, ठीक है, 2.42। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला आता है हमारा यहाँ पे हिस्ट्री का क्वेश्चन। 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? नॉर्मल सा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन को मैंने लिया है जो नॉर्मल है और इंपॉर्टेंट भी है। तो आप सभी को मालूम है 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी। शुरू करता कार्यकर्ता कौन थे? तो मंगल पांडे। आमिर खान की एक मूवी भी बनी है इसके ऊपर, सबको मालूम ही होगा, ठीक है। और फिर पूरे भारत में फैल गया। वहीं अगर बात करें कि दिल्ली में इसकी नेतृत्व किसने किया था, तो दिल्ली में किया था वही बहादुर शाह जफर, जिसको मार के बाद में रंगून भेज दिया जाता है, ठीक है। दिल्ली में नेतृत्व किए थे। फिर अगर पूछा कि बिहार में किसने किए थे नेतृत्व, तो वीर कुंवर सिंह ने बिहार में नेतृत्व किए थे, वीर कुंवर सिंह, ठीक है। अरे भाई लिखा नहीं रहा, मेरा बैटरी डाउन हो गया है माउस का लगता है, ठीक है। वहीं अगर पूछे कि लखनऊ में किसने किए थे, तो लखनऊ में जो किए थे नाना साहेब, ठीक है, लखनऊ से किए थे। वहीं झांसी में कौन किया था? तो झांसी की रानी 1857 की क्रांति का नेतृत्व किए थे। चलिए, और गाय और सुअर वाला चर्बी इसका मेन रीजन था। अगला है महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब प्रारंभ किया? तो देखिए दांडी मार्च को सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसी को नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। दांडी मार्च को कब शुरू होता है? तो यह 1930 से शुरू होता है, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन बोलिए, चाहे दांडी मार्च बोलिए, चाहे आप इसे नमक सत्याग्रह बोलिए, 1930 से शुरू होता है, ठीक है। और कब तक चलता है? तो 1930 से शुरू होके आपका 1931 तक चलता है, जब तक कि नमक कानून टूट नहीं जाता है, ठीक है। और महात्मा गांधी के साथ 78 और आदमी आते हैं जिनको 78 अनुयायी कहा जाता है इनका, ठीक है। 500 के नोट पे देखे होंगे, पुराने वाले नोट पे, कि सब वहाँ महात्मा गांधी के साथ पीछे पीछे चल रहे थे, ठीक है। वो 78 अनुयायी कहाँ से शुरू हुआ था? तो महात्मा गांधी अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू करते हैं और दांडी नाम का एक गुजरात में जिला है, वहां पे जाकर के रुके थे, ठीक है। और जाके खुद नमक बनाए। तब तक से महात्मा गांधी नमक नहीं खा रहे थे। क्या बात करते हो, सही बता रहे हैं। महात्मा गांधी नमक टैक्स लगा था ना, नमक नहीं खा रहे थे, सही में, सही में, ठीक है। तो मतलब बिना नून का, हाँ भाई बिना नून का कहाँ पढ़ा आपने? मैंने जब सिविल सर्विस का प्रिपरेशन कर रहा था तब मैंने पढ़ा था, ठीक है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो इसीलिए महात्मा गांधी को महात्मा कहा जाता है, समझे। रियल लाइफ में वैसा आदमी को कर पाना, एक दिन एक बार बिना नमक का हम लोग खाते हैं तो कैसा लगने लगता है ना। पूरा लाइफ उन्होंने तपस्या किया है यार। सोचिए एलएलबी किया हुआ आदमी धोती पहन के घूमता है, तो उसे महान ही ना कहेंगे भाई। यहाँ पे थोड़ा सा आदमी ग्रेजुएट किया हो जाता है तो अपने आप को बहुत बड़ा माइकल जैक्सन और वीआईपी समझने लगता है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। अच्छा, और कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। देखिए 1930, 1931 और 1932 में तीन गो इंपॉर्टेंट काम होता है। क्या होता है? तीन गोलमेज सम्मेलन होता है, 1930 में भी, 1931 में भी और 1932 में भी। गोलमेज सम्मेलन इंग्लैंड में होता था। गोल एक मेज होता था और इसमें चारों तरफ आदमी बैठ के डिस्कस करते थे। महात्मा गांधी को भी तीनों गोलमेज सम्मेलन में बुलाया गया था, लेकिन महात्मा गांधी केवल दूसरे वाले में गए थे। क्यों? क्योंकि दूसरे वाले में नमक कानून टूटा, ठीक है, 1931 में, तब ये जा पाए यहाँ पे।
उसके बाद फिर से महात्मा गांधी वापस आ जाते हैं। एक व्यक्ति ऐसा था जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, कौन थे? गेस कीजिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, ठीक है। तो वही एक वैसे व्यक्ति थे जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, ठीक है, इंग्लैंड जाकर के। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है अकबर के 9 रत्नों में कौन नहीं है? तो अकबर के पास 9 गो मंत्री मान के चलिए कि थे, और उसमें से कौन नहीं? आराम से आप आंसर कर सकते हैं। बीरबल थे, ठीक है, तानसेन थे, अबुल फजल थे, चाणक्य नहीं है, ठीक है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे, और वही मौर्य वंश की स्थापना की इन्हीं के कारण। अर्थशास्त्र के रचयिता भी थे, ठीक है। इनका बचपन का नाम विष्णुगुप्त है। बाकी अबुल फजल, इन्होंने अकबरनामा की रचना की है, ठीक है, जिसे रज्मनामा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। तानसेन उसके म्यूजिशियन, मतलब क्या बोलते हैं, संगीतकार थे। बीरबल को तो सबको मालूम है। महेश दास इनका वास्तविक नाम था, और क्या जानिएगा, इन मंत्री थे, ठीक है। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? तो देखिए, एक बहुत प्रसिद्ध युद्ध होता है कलिंग का युद्ध। कलिंग के युद्ध के बाद जो है अशोक बौद्ध धर्म को अपनाते हैं, ठीक है। और इतना भारी क्षति होता है कलिंग में कि उसके बाद अशोक का सीना पिघल जाता है, और अशोक ने बौद्ध धर्म को प्रचार के लिए अपना बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका जैसे और चाइना जैसे देशों में भेज देते हैं, ठीक है, कि जाओ बौद्ध धर्म का प्रचार करो। अशोक, इन्हें मौर्य वंश का सबसे प्रतापी राजा माना जाता है, ठीक है। और इन्हीं के नाम पे भारत का राष्ट्र चिन्ह अशोक चक्र रखा जाता है। क्यों? क्योंकि अशोक जितना महान राजा अभी तक कोई नहीं बना है, ठीक है, इतिहास में, और ना कभी बनेगा। राजा का युग तो खत्म हो गया, ठीक है। तो चक्रवर्ती सम्राट थे अशोक। आगे देख लेते हैं। अच्छा, अशोक के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। ये जो अशोक है, ठीक है। अच्छा, किसी को वीडियो बोर लगे तो छोड़ के जा सकते हैं भाई, कोई जोर जबरदस्ती नहीं मैं करूंगा, ठीक है। अशोक जो है, अशोक के फादर कौन होते हैं? इनके फादर का नाम होता है, इनके पिताजी, बाबूजी, इनके बाप का नाम होता है बिंदुसार, ठीक है। अगर बिंदु हटा देंगे तो झारखंड में गाली बन जाता है, दूर सर। बिंदुसार होते हैं अशोक के फादर के। और अशोक के फिर पर मतलब दादाजी, बाबा कौन थे? तो ये इनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है, इनके बाप को शिक्षा देते हैं बिंदुसार के, और इनका पोता को भी, तीनों को शिक्षित करते हैं चाणक्य। चाणक्य अशोक के टाइम में ही मरते हैं, इतना टाइम तक वो जीवित रहते हैं। हाँ भाई, चलिए अगला है हमारा, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो सबको मालूम है, शाहजहां ने करवाया ताजमहल का निर्माण, ठीक है। और ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी वाइफ मुमताज महल की याद में करवाया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, थोड़ा सा और जान लीजिए। मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में किसने की? तो बाबर ने की, ठीक। बाबर कब किया? पानीपत की प्रथम युद्ध 1526 में, 1526 में अब्राहिम लोदी को हराकर, ठीक है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। पहले दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश का शासन था, जिसके अंतिम सम्राट थे कौन? अब्राहिम लोदी। अब्राहिम लोदी को मारे और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की बाबर ने। बाबर का बेटा होता है कौन? हुमायूं, ठीक। हुमायूं क्या करता है? शासन करता है। उस टाइम पे ही बिहार में एक व्यक्ति था जिसका नाम था क्या? शेर शाह सूरी, ठीक है, शेर शाह सूरी। तो बोला जाता है कि एक बिहारी सौ पे भारी, ठीक है, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी क्या करता है? हुमायूं को मार के भगा देता है। सच में, सच में, ठीक है। चौसा का युद्ध होता है 1539 में। उस युद्ध में हुमायूं जो है भाग जाता है, शेरशाह सूरी इसको खदेड़ के भगा देता है, ठीक है। फिर जब शेरशाह सूरी की मृत्यु होती है, शेरशाह सूरी सासाराम बिहार में रहते थे, इसीलिए सासाराम बिहार में इनका एक मकबरा भी बना है। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है। जब शेरशाह सूरी की मृत्यु होती है तब जाके कौन आते हैं? फिर हुमायूं आता है, ठीक है। और अंत में सीढ़ियों में गिर के मर जाता है, ठीक है, हुमायूं। हुमायूं का बेटा कौन होता है? इनका बेटा होता है अकबर। और अकबर का बेटा फिर होता है जहांगीर। जहांगीर का बेटा होता है शाहजहां। फिर अंत में चलता है, उसका बंटवारा हो जाता है औरंगजेब और दारा सिकोह इस सब में, और फिर पता ही नहीं चलता कि कौन है कौन है। और अंतिम मुगल सम्राट बनते हैं बहादुर शाह जफर टू। कौन? बहादुर शाह जफर द्वितीय। यह अंतिम मुगल सम्राट होते हैं। मेरे पास बोर्ड नहीं है, सॉरी, क्या करो, जितना रिसोर्सेस है उतना से ही काम चलाते हैं, ठीक है।
₹25 को आप लोग का फीस बोले लेने के लिए। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट, और एक बात, औरंगजेब को जो है जिंदा पीर भी कहा जाता है। जिंदा पीर माने जिंदा इस्लाम धर्म में भगवान, ठीक है, मतलब इस्लाम में पीर मतलब होता है भगवान जैसा, ठीक है। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, ठीक है। व्हेन वाज क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च। तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू होती है, जिस कारण इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, ठीक। 8 अगस्त 1942 को इसी आंदोलन में महात्मा गांधी एक नारा देते हैं कि करो या मरो अंग्रेजों भारत छोड़ो, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख नदी कौन सी है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता, इसके सबसे प्रमुख नदी कौन सी है। तो नाम से ही पता चल जाता है, सिंधु घाटी इसी नदी के नाम पे दिया गया था, सिंधु नदी के ही नाम पे सिंधु घाटी दिया गया। वहीं इंडिया का नाम जो है, सिंधु को इंग्लिश में इंडस कहा जाता है। इंडस नदी के सामने वाले रहने वाले लोगों को इंडिया कहा जाने लगा, ठीक है। क्या कहा जाने लगा, इंडिया, ठीक है। तो इंडिया सिंधु नदी के नाम से ही इंडिया नाम पड़ा है। वहीं जो हिंदू है, हिंदू कोई धर्म नहीं है। क्या बात करते हैं, सही बता रहे हैं, हिंदू कोई धर्म नहीं है। सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों को जैसा इंग्लिश में इंडिया कहा जाने लगा, उसी तरह से अरबियों ने क्या बोला, तो सिंधु को इंदू बोला। क्या बोला, इंदू, और इंदू से फिर बना हिंदू, यानी कि सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोग को ही हिंदू कहा जाने लगा, ठीक है। तो हिंदू कोई धर्म नहीं है, सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोग थे, इसी को हिंदू कहा गया। तो फिर हम लोग कौन सा धर्म है, हम लोग सनातन धर्म के हैं भाई, ठीक है। वी आर सनातन नॉट हिंदू। हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू बस एक उपाधि है कि सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोग, ठीक है, उसी को हिंदू कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, इसकी राजधानी कहाँ थी, मोहनजोदाड़ो, ठीक, मोहनजोदाड़ो। और सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन आता है कि इसका अन्य नाम क्या है, दूसरा नाम है हड़प्पा की सभ्यता। और इसकी खोज किसने की थी, तो 1921 ईस्वी में जब अंग्रेज लोग रेल बिछा रहा था भारत में, ठीक है, तब इसकी खोज हुई थी। आर.डी. बनर्जी नाम के एक पुरातत्वविद है, आर्कोलॉजिस्ट है, आर.डी. बनर्जी, राखल दास बनर्जी, ठीक है। इन्होंने ही सबसे पहले हड़प्पा नाम का स्थान को खोजा था, ठीक। इसी कारण इसे हड़प्पा की सभ्यता भी कहा जाता है। एक्चुअल में इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता है, क्योंकि पहला स्थान इसका खोजा गया हड़प्पा, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाने लगा, ठीक है। चलिए इतना एक्सप्लेनेशन काफी है। अगला है पांडवों की राजधानी कहाँ थी, ठीक है। तो यह पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, आपको मालूम है, जहां पे ऐसा बनाया गया था कि लगेगा कि पानी है और पानी नहीं है, लगेगा कि जमीन है और फिर पानी है। और द्रौपदी उस सॉरी द्रौपदी नाम था ना जी, हाँ, द्रौपदी उसमें हंस देती है जब गिर जाता है अंधे का बेटा अंधा, वहीं से महाभारत शुरू हो जाता है। ऑप्शन बी होगा इंद्रप्रस्थ, ठीक है। तो इंद्रप्रस्थ में ही गिरता है और अंधे का बेटा अंधा कह देती है, हालांकि उसका नहीं बोलना चाहिए किसी को। चलिए तो ये हो गया। और प्राचीन काल में महाजनपदों की संख्या कितनी थी, तो प्राचीन काल में 16 गो महाजनपद था, ठीक है। महाजनपद मतलब आज के जमाने का राज्य। सबसे बड़ा महाजनपद कौन था, तो मगध, मगध सबसे बड़ा महाजनपद था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला हमारा, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। कहां पे, लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन ए, ठीक है। और वहीं अगर आपको पूछे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, क्योंकि ये तो एक अंग्रेज थे ना, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें तब होगा राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, ठीक है। और यही सी राजगोपालाचारी और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन, इन्हीं को तीनों को एक साथ सबसे पहले भारत रत्न दिया जाता है। सीवी रमन, ठीक है, जिसने रमन इफेक्ट की खोज किया है, सीवी रमन, ठीक, सी राजगोपालचारी, चक्रवर्ती राजगोपालचारी और डॉक्टर राधाकृष्णन, जिनके नाम पे शिक्षक दिवस मनाते हैं, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इन तीनों को एक साथ भारत में सबसे पहले भारत रत्न दिया गया है, ठीक है, तीनों को एक ही टाइम पे। तो अगर ऑप्शन में कुछ भी रहे आपको मारना है। आगे देख लेते हैं, पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 में शुरू होता है, ठीक है। इसमें कृषि पे फोकस किया गया था, क्योंकि उस टाइम पे भारत भूखा हुआ था, जस्ट आजाद हुआ था, चारों तरफ भारत में नंगे भूखे व्यक्ति थे। तो कृषि पे हम लोगों ने फोकस किया, एग्रीकल्चर पे। 1951 से 1956 तक चला था, ठीक है। और प्रथम 5 ईयर प्लान के जो मॉडल बनाए थे उनका नाम था हेरोड डोमर।
क्या नाम था? हेरोड डोमर, ठीक, डोमर, हेरोड डोमर मॉडल पे आधारित था। वहीं सेकेंड 5 ईयर प्लान की बात कर लेते हैं तो सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 से 51 तक चलता है, सॉरी 56 से 61 तक चलता है, और यह इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि औद्योगिकरण पे फोकस किया गया था। और इसके जो कर्ता धर्ता थे उनका नाम था पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस, ठीक है, महालनोबिस। चलिए ये हो गया, 2 ही क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अगला हमारा, यहाँ पे पॉलिटी क्वेश्चन शुरू होता है, हिस्ट्री क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। भारत का संविधान कब लागू हुआ? ठीक है, तो सबको मालूम है भारत का संविधान कब लागू होता है, 26 जनवरी 1950। आप बोलिएगा इतना इजी क्वेश्चन, अच्छा चलिए अब बताइए भारत में सबसे पहले पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई? बोलिए बोलिए। नहीं, आप लोग बोलते हैं कि बहुत आसान क्वेश्चन है, हाँ कुछ को मालूम होगा, 26 जनवरी 1900, लाहौर अधिवेशन 29, ठीक है। चलिए, तो लाहौर अधिवेशन जब हुआ था 26 जनवरी 1929 में, उस टाइम पे पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी और पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, सॉरी गणतंत्र दिवस मनाया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, और अगला आता है हमारा, राज्यसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, तो राज्यसभा का जो अस्थायी अध्यक्ष होते हैं वह भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो राधा कृष्णन, ठीक है, और वो झारखंड के राज्यपाल भी रह चुके हैं, ठीक है। राधा कृष्णन, क्या जो नाम है मैं बोल रहा हूँ पूरा नाम, ठीक है, चलिए सीपी राधा कृष्णन, ठीक है, तमिलनाडु से है वो, और उपराष्ट्रपति अभी बने हुए हैं, वाइस चांसलर, और ये राज्यसभा के अस्थायी सभापति होते हैं, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष होते हैं, सभापति होते हैं। वहीं अगर बात कर लेते हैं कि जो राज्यपाल होता है, जैसे वो झारखंड के राज्यपाल बने, राज्यपाल कभी भी अपने राज्य का नहीं बनेगा। जैसे मैं झारखंड का हूं तो मैं झारखंड का राज्यपाल नहीं बन सकता, बाकी सभी का बन सकता हूं। राज्यपाल कभी भी उसी राज्य का राज्यपाल नहीं बनेगा जिस राज्य में वह मूल नागरिक है, जिस राज्य का वह जन्म लिया है, ठीक है। चलिए ये हो गया। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है, ठीक है। राष्ट्रपति सबको मालूम है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। प्रधानमंत्री का तो कौन नाम नहीं जानता है, मोदी मोदी मोदी। सही से हमारे भारत में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? तो भारत में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकते हैं? राष्ट्रपति कर सकते हैं, ठीक है। और किससे? अपने मन मर्जी से नहीं, राष्ट्रपति संसद की अनुमति से ही आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, अपनी मन मर्जी से नहीं। और राष्ट्रपति के पास जो है सैन्य कमांडर तीनों सेनाओं का, जल थल और वायु, तीनों सेना के कमांडर भी होते हैं, कमांडर इन चीफ, ठीक है, राष्ट्रपति। वहीं राष्ट्रपति के पास 3 इमरजेंसी पावर है, 352, 356, ठीक, और 360। ये जो है आपका 360 वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, अभी तक भारत में एक भी बार नहीं लगा है, ठीक है, क्योंकि भारत में अभी तक इकोनॉमिकल क्राइसिस, आर्थिक तंगी अभी तक नहीं सताया है, ठीक। के लिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत का संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? तो हर किसी को मालूम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है, ठीक है। और इन्हें ही ड्राफ्टिंग कमेटी छापने का काम दिया गया था, ड्राफ्टिंग कमेटी के ये मेंबर थे, ठीक है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, इसमें 7 गो मेंबर था जिसके हेड थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए, और भीमराव अंबेडकर से क्वेश्चन एक आता है कि भीमराव अंबेडकर ने अंतिम समय में, वैसे तो भीमराव अंबेडकर हिंदू धर्म थे, लेकिन अंतिम समय में कौन सा धर्म अपनाते हैं? तो अंतिम समय में भीमराव अंबेडकर, ठीक है, ये बौद्ध धर्म को अपनाते हैं, ठीक है, बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। भीमराव अंबेडकर का आपको रियल वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब में, अगर आप देखिएगा तो यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रियल मीटिंग, ठीक है, तो आपको रियल वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो लोकसभा की मैक्सिमम अभी तो 543 गो है, लेकिन मैक्सिमम कितना हो सकता है? इसको 2 और ऐड कर दीजिए, 545, ठीक है, 545 हाईएस्ट हो सकता है लोकसभा के मेंबर। गलत बात, 545 नहीं यार, 552 होता है, सॉरी, ठीक है। वर्तमान में 543 है और 552 मैक्सिमम हो सकता है, सॉरी, ठीक है, 552 मैक्सिमम हो सकते हैं। वहीं लोकसभा को जो है निम्न सदन कहा जाता है, क्या कहा जाता है? लोअर हाउस, निम्न सदन। और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है।
लोकसभा का मेंबर भी सांसद कहलाता है और राज्यसभा का मेंबर भी सांसद कहलाता है। लोकसभा मेंबर बनने के लिए आपको जो है वही जब इलेक्शन आता है तब डायरेक्ट इलेक्शन होता है इनका लोकसभा का, राज्यसभा का डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। लोकसभा का मेंबर 5 साल के लिए चुना जाता है, जबकि राज्यसभा का मेंबर जो है 6 साल के लिए चुना जाता है। ठीक है, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए आपकी उम्र 25 साल होनी चाहिए और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, ये डिफरेंस है। और क्या, हाँ, एक आता है कि धन विधेयक कहाँ से पारित किया जा सकता है, तो धन विधेयक को जो है मनी बिल केवल और केवल लोकसभा से ही पारित किया जा सकता है। ठीक है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो सब मैं करा देता हूँ। और एक क्वेश्चन आता है कि लोकसभा अध्यक्ष का शपथ कौन दिलाते हैं, पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाते हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष को पद और गोपनीयता की शपथ आपको ऑप्शन दे देगा, आप मार दीजिएगा राष्ट्रपति। नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष को कोई पद और गोपनीयता की शपथ नहीं दिलाता है। ठीक है, मतलब ओम बिरला कोई शपथ नहीं लिया, नहीं शपथ लिए हैं। ठीक है, और एक न्यूज में भी आया था कि ओम बिरला की बेटी यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया है भाई। अब रियलिटी में वो मेहनत करके लिए हैं या टिप टॉप के, वो तो कौन जानता है। चलिए, भारत में मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से, भारत में मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक वर्णित है, तो भारत में जो मौलिक अधिकार है आर्टिकल कितना 12 से 35 में आता है, मौलिक अधिकार भाग 3 में आते हैं। ठीक है, अच्छा मेरा लैपटॉप का चार्ज खत्म, आज एकदम कंप्लीट करेंगे हम, चार्ज में लगा देंगे लैपटॉप को, लेकिन आज एकदम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चाहे जितना लंबा वीडियो हो, 1 घंटा 1.5 घंटा। चलिए, जिसको देखना है देखिएगा, नहीं देखना है भाई मत देखिएगा, पीडीएफ तो मैं दे ही दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत में मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो 12 से 35 के अंतर्गत आता है, भाग 3 में आता है। ठीक, किसमें, भाग 3 में। ठीक है, वहीं आर्टिकल यहाँ पे अच्छा से नहीं दिया गया है, देखिए भाग 3 में आता है मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, 6 गो है। कहां से लिया गया है, यह जो है यूएसओ से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट से लिया गया है मौलिक अधिकार। ठीक, पहले 7 मौलिक अधिकार थे, संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है मौलिक अधिकार की श्रेणी से। ठीक, चलिए इतना ही कराऊंगा, नहीं तो ओवरडोज हो जाएगा ना। अगला है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई, अच्छा क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब होती है, तो 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ तो सेम टाइम पे 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। ठीक है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं कितने साल तक रह सकते हैं अपने पद पे, तो 65 वर्ष की आयु तक रह सकते हैं। ठीक है, वर्तमान में कौन है सुप्रीम कोर्ट के करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो भूषण गगोई। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और कितने नंबर के हैं, तो 52nd रैंक के हैं। झारखंड के चीफ जस्टिस कौन है, तो सबको मालूम है तारलोक सिंह चौहान। चलिए आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है 5। तो भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो हरित क्रांति किससे संबंधित है, कृषि से संबंधित है। हरित क्रांति से सबसे ज्यादा फसल किसमें आपका प्रोडक्शन किया गया, तो धान और गेहूं में, धान और गेहूं। ठीक है, हरित क्रांति को किसने लाया, तो हरित क्रांति को लाया है एमएस स्वामीनाथन ने, एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, और एमएस स्वामीनाथन को, अच्छा से मैं नहीं लिख रहा हूं आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, एमएस स्वामीनाथन को साल 2024 का भारत रत्न भी दिया गया। ठीक है, साल 2024 का भारत रत्न भी दिया गया है एमएस स्वामीनाथन को। 5 व्यक्ति को दिया गया था 2024 में, जिसमें से एक स्वामीनाथन थे, एमएस स्वामीनाथन। वहीं विश्व हरित क्रांति के पिता किन्हें कहा जाता है, तो विश्व हरित क्रांति के पिता नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। किनको, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग उन्हीं के शिष्य थे एमएस स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा जीडीपी का पूरा नाम क्या है, और एक चीज कब आता है हरित क्रांति, 1960 के दशक में, 1960 के दशक में। ऐसा ही एक क्रांति होता है दुग्ध क्रांति, जिसे वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने किया था श्वेत क्रांति। ठीक है, श्वेत क्रांति डॉक्टर वर्गीज कुरियन। चलिए, दुग्ध क्रांति लाए थे जिसके कारण भारत में बहुत ज्यादा दुग्ध हो गया, अमूल वगैरह। जीडीपी का पूरा नाम क्या होता है, तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। हिंदी में क्या बोलते हैं, तो हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है,
सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, सॉरी। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे नाबार्ड किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो नाबार्ड जो है यह आपका एक बैंक है, किसमें, कृषि और ग्रामीण बैंक, ठीक है। कृषि और ग्रामीण बैंक के नाम से जाना जाता है, एग्रीकल्चर एंड रूरल बैंक के नाम से इसको जाना जाता है। और नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पे है, चलिए बताइएगा किनको किनको मालूम है, ठीक है। इसको मुंबई मत मार दीजिएगा, मुंबई में नहीं है इसका मुख्यालय। अगर आप आंसर करते हैं तो इससे ये पता चलेगा कि आपको नॉलेज है रियलिटी में, ठीक है। और दूसरा चीज कि आपने वीडियो को यहाँ तक वॉच किया। 31 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जीएसटी का भारत में कब लागू किया गया। तो यहाँ पे फुल डेट नहीं दिया है, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी भारत में लागू किया गया था, ठीक है। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सबको मालूम है। जीएसटी कितने लेवल पे लगता है, तो एक होता है सीजीएसटी सेंट्रल लेवल का, एक होता है जीएसटी स्टेट लेवल का, ठीक है। और जीएसटी हो गया। सबसे पहले जीएसटी किस देश में लाया गया था, तो फ्रांस में, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत, अच्छा एक क्वेश्चन आता है कि दूध पे कितना परसेंट जीएसटी लगता है। तो देखिए दूध पे जीएसटी जो है 0% है, ठीक। दूध पे कितना परसेंट जीएसटी है, 0%। चलिए आगे देख लेते हैं, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, ठीक है। विच इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से एक बैंक भी है, लेकिन भारत का जो केंद्रीय बैंक है, जिसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, कौन है, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। स्थापना कब होता है, 1 अप्रैल 1935 को, ठीक। और जब इसकी स्थापना हुई उस टाइम पे इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, कोलकाता में, ठीक। लेकिन 2 साल बाद इसका कलकत्ता से मुंबई ले जाया जाता है, ठीक है। चलिए अगर पूछे वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है, नेशनलाइज बैंकों की संख्या कितनी है, तो यार इसमें मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, 12 है शायद, 12 ही होगा, एक बार देख लीजिएगा। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है। और एक क्वेश्चन आता है वर्ष 1969 में कितने बैंकों को नेशनलाइजेशन किया गया था, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। मैं भूल गया हूँ, सॉरी, मुझे याद करना चाहिए था। चलिए आगे देखते हैं। और सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है भारत का, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पे, सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है। तो देखिए सूर्य का जो ऊर्जा होता है वह न्यूक्लियर संलयन होता है, नाभिक के संलयन होता है, न्यूक्लियर फिजन होता है, ठीक है। जिसको कोरोना के नाम से या किरीट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, नाभिक की संलयन। और सूर्य में जो होता है कौन सा गैस पाया जाता है, तो जनरली 2 गैस पाया जाता है, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है हमारा सन, सूरज, ठीक है। और ऐसा ही एक क्वेश्चन आता है कि विश्व में सबसे ज्यादा कौन सा गैस है, पूरे ब्रह्मांड में, ऑल कॉस्मोस में सबसे ज्यादा गैस हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि अगर यहाँ पे स्किन दे दे तो स्किन होगा, लेकिन स्किन ऑप्शन में नहीं है तो हमारा लीवर होगा, ठीक है। लीवर हो जाएगा, सबसे बड़ी ग्रंथि है। वहीं क्वेश्चन आता है ग्रंथि से संबंधित कि मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है। मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है, पीयूष ग्रंथि को, जो कि वृद्धि हार्मोन रिलीज करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। और एक क्वेश्चन आता है कि पीयूष ग्रंथि जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड, किसके समान दिखती है, तो मटर के दाने के समान दिखती है, मटर के दाने का समान, ठीक है, मटर के दाने के समान दिखती है। और एक ऐसी ग्रंथि का नाम बताएं जो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों है, यानी कि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों है। तो अग्नाशय एक ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों है, ठीक है। अग्नाशय ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पे, डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो डिऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड कहाँ पे, डिऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डबल यही वाला हो जाएगा, ऑप्शन है डिऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीएनए। और अगर कोई पूछे कि क्या सबूत है कि आप अपने बाप के पिता हैं, तो बोल दीजिएगा यार डीएनए टेस्ट करवा लो, ज्यादा दिक्कत लगता है तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन आता है कि डीएनए के डबल हेलिक्स बॉन्ड्स की खोज किसने किया है, तो वाटसन और क्रिक ने, ठीक है। किसने, वाटसन और क्रिक ने डबल हेलिक्स बॉन्ड की खोज किया है, द्विकुंडली ने क्या बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो वाटसन एवं क्रिक ने। वहीं अगर क्वेश्चन आता है कि मानव रक्त समूह की खोज किसने की है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया है,
तो कार्ल लैंडस्टीनर ने खोज किया है। किसने? कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पे, बल्ब में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आप सभी को मालूम है कि कौन सा गैस रहता है हमारे बल्ब में? ऑर्गन गैस रहता है। क्यों ऑर्गन गैस क्यों रखा जाता है भाई? तो ऑर्गन गैस इसीलिए रखा जाता है क्योंकि यह नॉन रिएक्टिव है। ठीक है, अगर आप आवर्त सारणी पढ़े होंगे तो यह इनर्ट गैस में आता है, एगो 18वां आवर्त, इसी में आर्गन, ठीक है, जितना भी है ये सब आता है लास्ट में, इनर्ट गैसेस में। ठीक है, हीलियम, आर्गन, नियन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडन, ये सब जो है आपका इनर्ट गैस में आता है। आर्गन भी यही एक इनर्ट गैस है, इसीलिए रखा जाता है, और यह नॉन रिएक्टिव होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हेनरी मोजले और क्या नाम है, भूल रहा हूँ यार, जो तरबूज में प्रैक्टिकल किया था, ये सब पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला है ओजोन परत किसे रोकती है? तो ओजोन परत जो है पराबैंगनी अल्ट्रा वायलेट रेस को रोकती है, पराबैंगनी किरणों को रोकती है। ओजोन का सूत्र क्या है? तो ओजोन का सूत्र होता है O3, यानी कि इसमें ऑक्सीजन के 3 अणु से मिलकर बना है ओजोन। ओजोन परत कहाँ पे पाया जाता है? तो ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। ये हो गया सबसे पहला मंडल, क्षोभ मंडल। ठीक, इंग्लिश में ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। दूसरे नंबर पे आता है स्ट्रेटोस्फीयर, जिसको समताप मंडल बोला जाता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है मध्य मंडल, जिसको मेसोस्फीयर बोलते हैं। इसके ऊपर आता है आयन मंडल, ठीक है, जिसको लेनोस्फीयर बोलते हैं, और अंतिम में आता है एक्सोस्फीयर, जिसको बहिर्मंडल बोलते हैं। तो यही समताप मंडल में परावैंगनिक किरण पाया जाता है, ओजोन परत पाया जाता है, जो परावैंगनिक किरणों को फिल्टर करके पृथ्वी पे भेजती है। ठीक है, समताप मंडल में और क्या होता है? तो समताप मंडल में हवाई जहाज चलता है, यहाँ का तापमान समान रहता है, जिसके कारण मौसम में बदलाव नहीं होता है, इस कारण यहाँ पे हवाई जहाज चलता है समताप मंडल में। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है कि अगर पृथ्वी पे किसी व्यक्ति पे पड़ जाए परावैंगनिक किरण तो क्या होगा? अगर किसी के बॉडी पे, सपोज आपका हाथ पे पड़ गया तो क्या हो जाएगा? तो हाथ पे स्किन कैंसर हो जाएगा। ठीक है, स्किन कैंसर, त्वचा कैंसर। और भारत में किस विश्व में किस स्थान पे परावैंगनिक किरणों को देखा गया है? तो परावैंगनिक किरणों को छेद हो गया है, कहाँ पे? अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में परावैंगनिक किरणें निकल गई हैं, छेद हो गई हैं। ठीक है, और परावैंगनिक किरणों को नुकसान हार्मफुल किससे पहुंचता है? तो CFC गैस से पहुंचता है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, इसका नाम है CFC गैस। ठीक है, अच्छा ये मत सोच लीजिएगा कि सब कुछ लिख लिख के रखें और आप बोल रहे नहीं भाई मुमकिन ही नहीं इतना चीज लिख के रखना। ठीक है, तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, यह कहाँ से निकलता है? तो यह एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर से निकलता है। आप लोग जो घर में फ्रिज यूज करते हैं ना, ठीक है, हम लोग तो गांव घर में रहते हैं यार, फ्रिज का तो दर्शाने नहीं है। ठीक है, फ्रिज का पानी एक दिन पीते तो बोलेंगे बाप रे फ्रिज का पानी पिए हैं। चलिए, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस रिलीज करता है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज, और एयर कंडीशनर जो लोग बाल सुखाते हैं। एयर कंडीशनर अगर आपके घर में है तो मैं मान के चलता हूं कि आपका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बहुत नेक्स्ट लेवल का है। ठीक है, आप वेरी हाईली क्या बोलेंगे यार, मिडिल क्लास नहीं, अपर मिडिल क्लास क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपके घर में एयर कंडीशनर है तो। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है 2025 में भारत का अंतरिम बजट किसने प्रस्तुत किया? करंट अफेयर के क्वेश्चन है। भारत में 2025 में अंतरिम बजट किसने प्रस्तुत किया है? निर्मला सीतारमण। ठीक है, ये साउथ की, नाम से ही सुनने में लगता है। और एक यहीं से क्वेश्चन आता है कि भारत के किस वित्त मंत्री ने, ये तो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, किस वित्त मंत्री ने, जो 1991 में हुआ था भारत में न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म, क्या हुआ था? न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म, नई आर्थिक नीति, किस वित्त मंत्री, किस क्या बोलेंगे, हाँ, भारत के किस वित्त मंत्री ने नई आर्थिक नीति को अपनाया था? तो देखिए उनका नाम था डॉक्टर मनमोहन सिंह। जब 1991 में थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था। ठीक है, इन्होंने ही LPG मॉडल अपनाया था। LPG मतलब LPG गैस नहीं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, LPG मॉडल अपनाया था 1991 में। 1991 में नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाया गया। और उस टाइम पे PM थे कौन? तो PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव थे प्राइम मिनिस्टर, और थे वित्त मंत्री मनमोहन सिंह, जो कि आगे चल के फिर भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है, चलिए, और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे प्रधानमंत्रियों में से एक,
ठीक है, हाईएस्ट क्वालिफाइड पर्सन में से एक है हमारे मनमोहन सिंह। बोलते कम थे, काम ज्यादा करते थे। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला आता है हमारा यहाँ पे अमित शाह, सबको मालूम है, गृह मंत्री, अरुण जेटली, पीयूष गोयल और निर्मला सीतारमण, यही है, कैबिनेट के सभी हैं। 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील। ठीक है, भारत ठीक लगाएगा आदमी मैक्सिमम, नहीं भारत नहीं किया है, ब्राजील ने किया है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पे, चंद्रयान-3 मिशन किस वर्ष सफल हुआ? तो चंद्रयान-3 की जब भी बात आती है तो इसको नोट करके याद कर लीजिएगा, फुल डेट। ठीक है, 23 अगस्त 2023, 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान-3 सक्सेसफुल हुआ, मिशन लॉन्च। ठीक है, चलिए 40 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पे, 2025 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो बताइए, इसके ऊपर काफी मिमिक्री बना, काफी मतलब क्या बताएं, रील्स वगैरह बनाया गया। ठीक है, कि हम अपने माँ बहनों का इमेज दिखाएंगे, वाह टॉयलेट में जा रहे हैं भाई वोट देने जा रहे हैं भाई, कौन सा हम आपसे मांग लिए हैं यार। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजीव कुमार। ये अभी नहीं है, ठीक है, इसको हटाइए। अभी कौन है? तो ज्ञानेश कुमार। ठीक है, ये राजीव कुमार का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो जितना भी बात है मैंने अभी बोला ज्ञानेश कुमार को लेकर बोली है। अगर ज्ञानेश कुमार ऑप्शन में नहीं आता है तब आपको राजीव कुमार मानना है। ठीक है, चलिए इसलिए मैंने दे दिया कि अगर आप बोलिएगा राजीव कुमार है, राजीव कुमार में ज्ञानेश कुमार है और ज्ञानेश कुमार तो ऑप्शन में आए ही नहीं है, तो राजीव कुमार भी आ सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, 2025 में आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी की मेजबानी कौन करेगा? 2025 में आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी की मेजबानी कौन? तो राइट आंसर हो जाएगा भाई आ जाओ, यहाँ पे जाना है एक बार। ठीक है, मिशन पाकिस्तान। चलिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो दुबई में है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फेमस कंट्री एंड करेंसी। ठीक है, 3 क्वेश्चन है। जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा क्या है? येन। जापान की राजधानी क्या है? तो जापान टोक्यो। ठीक है, टोक्यो, हेलसिंकी, याद है ना सब कुछ, मनी हेस्ट देख लीजिएगा यार, मजेदार है, अच्छा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा जापान में ही वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में परमाणु बम गिराया गया था, क्या नाम था उनका? हिरोशिमा और नागासाकी। ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी। यहाँ पे जो बम का प्रयोग किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उनका नाम था प्लूटोनियम और यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम और प्लूटोनियम। ये जो यूरेनियम पाया जाता है बॉस, ये झारखंड में भी पाया जाता है, और इतना ज्यादा रेडिएशन है इसका कि यहाँ के बच्चे जो जादूगोड़ा, नरवा पहाड़ और तुरामडी, झारखंड में 3 जगहों पे पाया जाता है यूरेनियम, पूर्वी सिंहभूम का इलाका आता है, जादूगोड़ा, नरवा पहाड़ और तुरामडी। ठीक है, ये तीनों जगह का यहाँ का आदमी का जो हाल हुआ है ना, नरक से भी बदतर हाल हो गया है। लेकिन गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही, अपना कमा रही है बस। ठीक है, मेरे बस में होता तो मैं ना यार इसको बंद करवा देता फैक्ट्री को। लेकिन आप लोग भी सपोर्ट कीजिएगा, जब भी कभी अगर आपको बोलने का मौका मिले मीडिया के सामने, पेपर के सामने या कहीं पर भी, तो आप इसका सपोर्ट लीजिएगा कि नहीं, यूरेनियम फैक्ट्री को झारखंड में बंद किया जाना चाहिए। लगभग 10 किलोमीटर के रेंज में वहाँ की जितनी भी महिलाएं हैं, गर्भ में ही बच्चा मर जाता है। आपकी वाइफ होती ना तब आपको पता चलता। ठीक है, तो गर्भ में ही बच्चा मर जा रहा है। अगर बच्चा जन्म भी ले रहा है तो उसको अपंगता आ जा रहा है, मेंटल डिसऑर्डर हो जा रहा है, या फिर कोई शरीर ठीक से विकसित नहीं होता है, डेवलप नहीं हो रहा है। ठीक है, सिचुएशन इतना खराब हो गया है कि यहाँ के गांव से लोगों से कोई रिश्ता भी नहीं जोड़ रहा है। क्या बात करते हैं, सही बात कर रहे हैं। यहाँ के लगभग 50-60 गांव है, 50-60 गांवों से कोई रिश्ता भी नहीं जोड़ रहा है। ना यहाँ का बेटी कहीं जा रही है, ना यहाँ का बेटा को कोई बेटी दे रहा है। कितना डेंजर स्थिति है, मजाक थोड़ी लग रहा है। लास्ट में क्या होगा अगर गवर्नमेंट इस फैक्ट्री को, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को, फैक्ट्री जो जादूगोड़ा, नरवा पहाड़ और तुरामडी, इसका फैक्ट्री को अगर बंद नहीं करती है तो क्या होगा, 10 से 15 किलोमीटर के रेंज में सब आदमी यहाँ पे साफ हो जाएगा, या फिर जगह छोड़ देगा, या तो घर छोड़ देगा, घर बारी जमीन सब छोड़ देगा, या फिर यहाँ का आदमी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, रेडिएशन के कारण मर जाएगा। ठीक है, कैंसर इतना तेजी से फैल रहा है। लेकिन हम लोग का सीएम भी वैसा ही है, ना इस पे ध्यान देगा। अरे यार जानकार रहेगा तब ना ध्यान देगा।
इसको थोड़ी ना पड़ा हुआ है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ठीक है, सॉरी मैं वर्ड यूज करता हूँ, लेकिन क्या बताएं। एक मूवी है यूट्यूब पे, देख लीजिएगा, अल्ट्रा म्यूजिक कंपनी रिलीज की है, जादूगोड़ा नाम से, यूट्यूब पे फ्री मिल जाएगा, देख लीजिएगा, अच्छा है। ठीक है, जरूरी नहीं कि जीवन में खाली यही सब करें, थोड़ा इस सब पे भी ध्यान दीजिए। ठीक है, रूस की मुद्रा क्या है, लेकिन मुझे जब मौका मिलेगा ना, मैं जहां पर भी मौका मिलेगा मैं बोलूंगा, इन सब चीजों को उठाऊंगा। रूस की मुद्रा क्या है, तो रूस की मुद्रा क्या है, तो रूस की मुद्रा है रूबल, नाम से ही दोनों का मैच कर जाता है। ठीक है, मॉस्को राजधानी है, रूस की मुद्रा रूबल है। चलिए, और कौन है इसके राष्ट्रपति, तो सबको, किसी को पसंद हो या नहीं, मुझे तो बहुत पसंद है, व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। गजब, पानी में भीग जाता है भाई, लेकिन फिर वो छाता नहीं मांगता है कि भाई मुझे बचाओ, भीग जाएंगे, एकदम जज्बा है, जुनून है। उसी तरह से होना चाहिए। और हम लोग का, पानी में भीगेंगे तो तुरंत छाता लाओ, तो ये लाओ, तो वो लाओ, तो फंडाल बन गया, तो ये बन गया। चलिए, एक एज होना चाहिए कि भाई 60 प्लस के बाद प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए, ऐसा कुछ क्राइटेरिया रख देना चाहिए। चलिए, आप बोलिएगा आपको क्या दिक्कत है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, लेकिन मतलब नहीं बोलेंगे। चलिए, सॉरी अगर किसी को बुरा लगा हो, तो मैं किसी पार्टी को, स्पेशल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं तटस्थ हूँ, नॉन हूँ, नॉन एलाइड मूवमेंट से हूँ, नाम से हूँ। चलिए, अगला है ब्रिटेन की मुद्रा क्या है, तो ब्रिटेन की मुद्रा क्या है, सबको मालूम है, स्टार्लिंग पाउंड है, या पाउंड स्टार्लिंग जो बोलिएगा, पाउंड स्टार्लिंग ना, हाँ, पाउंड स्टार्लिंग है। और ब्रिटेन की राजधानी सबको मालूम है, लंदन। ठीक, चलिए, अगला आता है नीति आयोग से संबंधित 3 क्वेश्चन है। नीति आयोग का गठन कब हुआ, तो 1 जनवरी 2015 को। किसके स्थान पे हुआ, तो यह प्लानिंग कमीशन का स्थान लिया है, प्लानिंग कमीशन का स्थान लिया है। ठीक, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी, मतलब अध्यक्ष तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष सुमन बेरी। इसके अलावा नीति आयोग के अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसे थिंक टैंक के नाम से जाना जाता है, थिंक टैंक। नीति आयोग की एक हाल ही में रिपोर्ट आई थी कि झारखंड में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा जिला बोकारो बन गया है। कौन, बोकारो, हाँ, नाम का ही ये बोका है। ठीक है, बोका मत समझ लेना। चलिए आगे देख लेते हैं, और अगला क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पे, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो अभी जैसे कि मैंने बताया है, वर्तमान प्रधानमंत्री, करंट प्राइम मिनिस्टर जो रहेंगे वो नीति आयोग के अध्यक्ष रहेंगे। ठीक है, और उपाध्यक्ष सुमन बेरी। नीति आयोग किस संस्था का उत्तराधिकारी है, मतलब किसके स्थान पे लाया गया, तो प्लानिंग कमीशन के स्थान पे लाया गया, योजना आयोग के स्थान पे प्लानिंग कमीशन के स्थान पे इसे लाया गया है। ठीक है, अंतिम 2 क्वेश्चन है स्टैटिक्स से। आप बोलिएगा स्टैटिक्स से 2 ही क्वेश्चन, कितना लंबा हो जाएगा वीडियो मालूम है ना, बहुत लंबा हो जाएगा, काफी ज्यादा हो गया। फिर भी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है, सबको मालूम है, बेंगलोर में है। ठीक है, इसरो की स्थापना किसने की थी, तो विक्रम साराभाई ने की थी। और इसरो को पहले इनकोस्पा के नाम से जाना जाता था, इनकोस्पा। ठीक है, इसरो के बहुत सारे ब्रांच है, जैसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हो गया, ठीक है, और त्रिवंकम हो गया, बहुत सारा है। चलिए वहीं बात कर लेते हैं इसरो से संबंधित, और इसरो के वर्तमान चेयरमैन कौन है, तो BN नारायणन है इसरो के वर्तमान चेयरमैन। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो RBI का मुख्यालय वर्तमान में मुंबई में स्थित है। चलिए, RBI का क्वेश्चन मैं हर बार दे देता हूँ, और लास्ट में आपको यहाँ पे इस तरह से मिलेगा पूरा का पूरा आंसर। ठीक है, आप ही लोग का डिमांड था कि आंसर को लास्ट में रखिएगा, तो आंसर को लास्ट में रख दिए, छोटा छोटा सा बस आंसर है। चलिए, थैंक यू, बाय, मिलते हैं वीडियो में। PDF ऐप का लिंक मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, 25 रुपया आपका प्राइस है, और 4 साल के लिए फ्री है। एग्जाम निकले या ना निकले, ठीक है, अपना एक्स दीजिए पूरा फुल फोकस, और जरूरी नहीं कि एग्जाम निकल ही जाए, क्योंकि कंपटीशन इतना टफ है कि कोई गारंटी नहीं लेगा कि एग्जाम निकल ही जाए। ठीक है, तो ऐसा मत जुनून कर लीजिएगा कि नहीं मुझे तो सरकारी नौकरी है करना, बुड़बक है आप, पागल हैं। ठीक है, और क्या बोलेंगे, घोंचू है। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे सरकारी नौकरी ही करना है और कुछ नहीं करना है जीवन में, तो बुड़बक है। अगर नहीं होता है तो छोड़ो यार, जबरदस्ती क्या है, जरूरी नहीं कि हो ही जाएगा, इतना भीड़ है, नहीं होगा तो छोड़ दो, दूसरा कोई काम करो। 25 साल से ओवर एज हो रहा है, फिर भी आदमी बाप का कमाई पे खा रहा है। आप लोग को गुस्सा लगेगा, लेकिन आप लोग धरती का बोझ हो चुके हैं। कोई काम धाम कीजिए, नहीं है तो कोई काम छोड़ दीजिए, पढ़ाई लिखाई नहीं हो रहा है। ठीक है,
मैं उस टीचर की तरह नहीं होगी, बोलूंगा नहीं बेटा लगे रहो हो जाएगा, नहीं यार नहीं होता है तो कैसे हो, इतना कंपटीशन टफ है, नहीं होता। कोई काम धाम कीजिए। जो लोग बोलते हैं ना कि नहीं प्रैक्टिस करते रहिए लगातार लगे रहिए, नहीं, प्रैक्टिस करते रहिए मैं मानता हूँ, लेकिन कोई काम कीजिए, कोई काम कीजिए साथ में पढ़ाई कीजिए, तो आपको करना चाहिए। अब केवल पढ़ाई कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा आप गलत कर रहे हैं। 25 साल से ओवर एज हो रहा है आपका, शादी का भी एज पार हो रहा है, घर वाले भी सोच रहे हैं कि धरती का बोझ है, बाप सोचते हो बेटा खाली खाए लगा लो और घरे रहो, ठीक है। तो मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ कि आप 25+ के हैं और केवल गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हो। ऐसे आदमी को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। क्या बात कर दिए सागर, इतना आप खरा खरा सुना दी। सही बता रहे हैं। 25 साल प्लस हैं, अगर आप केवल गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप गलत कर रहे हैं। भारत में केवल और केवल आप जनसंख्या के लायक हैं, जनगणना के, ठीक है। कुछ काम धाम करो यार, भारत को आगे बढ़ाओ। ऐसे में भारत नहीं आगे बढ़ेगा कि सरकारी नौकरी से भारत आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। मैं सरकारी नौकरी केवल 25 साल तक ही सपोर्ट करता हूँ कि उतना तक करना चाहिए तैयारी, उसके बाद भी कर रहे हैं तो आप भारत के बोझ हैं, ठीक है, पढ़े लिखे बोझ हैं, और यही बोलेंगे। और काम ये मत देखिएगा कि काम छोटा है या बड़ा है, जो मिल रहा है करना शुरू कीजिए, धीरे धीरे आगे ग्रो कीजिएगा। बाय, बातें पसंद लगती हो तो ठीक है, नहीं पसंद लगती हो डिसलाइक मार के चल जाइए, ठीक है। लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा और क्या ही बोलूंगा। जोहार झारखंड लास्ट में।